आज मैं चैप्टर नंबर 7, 10 नंबर है, पूरे आने चाहिए। 4 यूनिट्स होती है इसमें, 10 नंबर में 4 यूनिट, तो ऑन एन एवरेज हर यूनिट कितने की हो गई? लगभग 2.5 नंबर का तो कुछ होता नहीं, लेकिन 2 से 3 नंबर हो गया। किसी में से 2 नंबर का आ सकता है, किसी में से 3 का। चलो, तो ये तो छोटी है, ट्राई करते हैं। चैप्टर नंबर 7, क्या नाम है इसका? नाम है इस चैप्टर का पब्लिक फाइनेंस। क्या नाम है? चैप्टर का नाम तो पब्लिक फाइनेंस है। कितनी यूनिट्स हैं इसमें? 4। और पहली यूनिट का नाम क्या है? फिस्कल फंक्शंस। क्या नाम है? क्या होता है फिस्कल फंक्शंस? मतलब गवर्नमेंट के इकोनॉमिक फंक्शंस। इकोनॉमिक फंक्शंस बोल लो या फिस्कल फंक्शंस बोल लो, एक ही बात होती है, कुछ भी बोल लो। एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ मैम, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक, बोलता हूँ। बेटा एक बार ग्रुप पे देखना, मैडम ने फोटो भेजी है, किसी के व्हीकल्स अगर उधर लग रहे हैं तो एक बार देख लो फटाफट से। वो गाड़ी ले जाएगा, नहीं तो उठ ले। ये देखो गेट के आगे लग रही है ना ये वाली 8961, है क्या किसी की एक्टिवा? एक ये बुलेट है 428 1428 1428, दिख रहा है फोटो ग्रुप पे। और एक इसकी है 6400 टीवीएस, और ये है 3509। जा बेटा जा, फटाफट ले, ठुले ले जाएंगे गाड़ी। चलो, और किसी की हो तो फटाफट से हटाया ना। अरे बाप रे, तीनों वहीं लगा के आई हो, जल्दी आओ फटाफट। हाँ भाई, तो बाकी सब देखो, आपकी भी उधर है सारी। तो देखो इधर फिस्कल फंक्शंस इस यूनिट का नाम है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिस्कल फंक्शन मतलब इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट तो बहुत सारे फंक्शंस करती है, तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक फंक्शंस भी करने चाहिए। ये कब पता लगा? तो सुनना, हिस्ट्री है इसके पीछे। देखो दुनिया में कितने इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं? 3। कौन कौन से? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। सिस्टम कोई भी हो सर, एक प्रॉब्लम तो सभी पूरी दुनिया में, क्या? स्कैर्सिटी ऑफ। सभी जगह होती है सर, वो तो सभी देशों में होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि 2 कारण होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, और वांट्स क्या होती है? प्रॉब्लम वहां है ना सर, क्योंकि 2 चीजें हैं सर, एक है अनलिमिटेड और एक क्या है? लिमिटेड। और वांट्स की कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ते जाती हैं। तो सर हमेशा ही वो तो क्या रहेगी? स्कैर्सिटी रहेगी ही रहेगी, हमेशा रहने वाली चीज है वो तो, समझ रहे हो? ऐसा क्लियर है? एक और बात सर, क्या बताया था मैंने पहले? वो फर्स्ट चैप्टर की बातें चल रही है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्या बताया था मैंने? सर कोई भी सिस्टम हो, सब जगह रिसोर्सेज बांटने में क्या होती है दिक्कत? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। सही, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है सर? स्केयर्स है। खूब सारे तो है नहीं कि सारे गुड्स बन जाएं, सारे गुड्स बन नहीं पाते, समझ लो। एलोकेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, सर कैसे बनाएं, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। फिर किसके लिए बनाएं, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है? स्कैर्सिटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद में सुनिएगा सब लोग, दुनिया में 3 मार्केट सिस्टम चलते हैं मेनली। कौन कौन से? एक तो कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। एक होता है सोशलिस्ट, जिसको गवर्नमेंट वाला भी बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पता है आप सब लोगों को? सर एक होता है कैपिटलिस्ट, वहां पे चीजें कौन संभालता है? प्राइवेट सेक्टर। सारी चीजें कौन करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में? प्राइवेट सेक्टर। उसे क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर वहां पे कौन कंट्रोल करता है इकोनॉमी को? गवर्नमेंट। सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। और एक होता है हमारे देश का जैसा सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों ही कुछ चीजें डिसाइड करते हैं, कुछ चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर। दोनों डिसाइड कर रहे हैं बेटा, बातें नहीं जो लेट आ रहा है, बातें नहीं। उसके बाद अब सुनिएगा, एडम स्मिथ कब, ये क्या था, कौन था एडम स्मिथ? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पुराना डोकरा जो है इकोनॉमिक्स का वो यही है, ठीक है। और इसने बुक लिखी थी, याद है, बताया था मैंने, वेल्थ ऑफ नेशंस वाली बुक लिखी थी। कब लिखी थी? ये पूरे रट्टे मार के बैठी है शाइन पूरे चलो अच्छी बात है, तो है ना। तो 1776 में बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। अब एडम स्मिथ भाई साहब का क्या मानना था ना, हमेशा से ये मानता था
ही ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर फ्री मार्केट्स। मतलब ये कहता था कि मार्केट्स में क्या होना चाहिए, एकदम फ्री होने चाहिए, गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, एकदम फ्री छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो अपने हिसाब से चला लेगी, डिमांड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने हिसाब से कर लेंगे हम, गवर्नमेंट को बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए इकोनॉमी में, अपना मुंह बंद रखना चाहिए, इकोनॉमिक फंक्शंस नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो एडम स्मिथ हमेशा ये कहता था, ही ऑलवेज फेवर्ड, क्या कहता था ये, कि देश में क्या होनी चाहिए, एक तरीके की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट मतलब जिसके अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन ना हो, बिल्कुल फ्री छोड़ दो उसको आप। ऐसा कौन कहता था? एडम स्मिथ। ठीक है, और इसी की बातें मानते भी थे लोग, मान भी रहे थे वो लोग, 1930 तक इसी की बातें मानते थे, इसलिए उनकी हो गई छोटी बड़ी। कब? 1929 में। इन 1929 क्या आया दुनिया का आज तक ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तब इसकी थ्योरीज क्या हो गई सारी फेल। तब जनता को समझ में आया, वो लोग डोकरे को पकड़ो, कहाँ है वो एडम स्मिथ, बुलाओ जरा उसको, भाग गया ये, फिर छुप गया, समझ में आया, क्योंकि इसके बस की थी नहीं कंट्रोल करना उसको। तो तभी दुनिया को समझ में आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं एडम स्मिथ को फॉलो करके। समझ रहे हो, वो एडम स्मिथ को फॉलो करते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, उसी के अकॉर्डिंग चलते थे। गवर्नमेंट कोई रोल प्ले करती नहीं थी इकोनॉमिक में, गवर्नमेंट चाहती थी लेकिन उसको मना कर रखा था। समझ रहे हो, ऐसे करके। तो इन्होंने क्या कहा था एडम स्मिथ ने, इसने कहा था कि गवर्नमेंट शुड डू ओनली ट्रेडिशनल फंक्शंस, गवर्नमेंट को अपनी औकात में रहना चाहिए, सिर्फ ट्रेडिशनल फंक्शंस करने चाहिए। ट्रेडिशनल मतलब जिनके लिए गवर्नमेंट को बनाया है। समझ रहे हो, बोला इकोनॉमी तुम प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दो, तुम सिर्फ 3 काम करो। क्या? देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाओ। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सिर्फ ये 3 काम करने चाहिए। ऐसा कौन कहता था? बोलो, देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, देश के अंदर एक सिस्टम बनाना, सिस्टम ऑफ जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर। समझ रहे हो, एक तो एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना जरूरी है, एक देश के अंदर क्या बनाना जरूरी है, बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बनाओ। तीसरी बात क्या करे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? डेवलपिंग द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सर, पब्लिक पार्क, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब बनाओ, बस अस्पताल, फ्री एजुकेशन, मतलब ये सब करो, बाकी चीजों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक तरीके से बच्चे को बोलते ना अपन कि बस तू इसके बाहर नहीं जाएगा, ये मत करे वो मत करे, ऐसे करके, है ना। तो वैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट को बोल दिया, बोले बस तुम सिर्फ ये 3 काम करोगे, बाकी इकोनॉमिक फंक्शंस कुछ भी नहीं करोगे आप। क्लियर है क्या? उसमें अपना मुंह बंद रखना, वो हम प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दो, हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ऐसा उसने कहा। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बोला ठीक है, नहीं करेंगे हम तो यही काम करेंगे बस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ फिर 1929 में, क्योंकि आना ही था सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो सर हर चीज किससे चलती है? डिमांड और सप्लाई से, ऊपर नीचे होना ही था। तो हुआ ही, फ्लक्चुएशन आ गई, और वो लंबे समय तक इतनी खिंच गई क्योंकि कोई ठीक करने वाला था ही नहीं। भाई प्राइवेट सेक्टर तो क्या है, किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसका तो मोटिव ही प्रॉफिट मोटिव है। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो वो तो क्यों दिमाग लगाएगा कि देश को की भलाई के लिए। समझ रहे? तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले यार अपन तो नहीं कर सकते। फिर वो बढ़ते 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 4-5 साल तक कंटिन्यू हो गया, इसलिए आज तक उसे क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन। सर उसके बाद तो ऐसा कोई नहीं आया, आए डिप्रेशन उसके बाद भी है, बट इतने चले ही नहीं ना लंबे समय तक, क्योंकि गवर्नमेंट के होने की वजह से वो जल्दी क्या हो गए? ठीक हो गए, रिकवर हो गए। आज हमारे देश में भी इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत बार आया है। अभी लास्ट कोविड में आया था डिप्रेशन, तो वो तो पूरी दुनिया में ही आया था सर, लेकिन इंडिया वॉज इतना जल्दी हम रिकवर कर गए, बहुत ही जल्दी। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट डिड प्लेड एन एक्टिव रोल। उन्होंने फटाफट से क्या कर दी? चेंज। उन्होंने फटाफट से क्या चेंज कर दी? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। पढ़ा था अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी, कल पढ़ा था ना मॉनेटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने फटाफट मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस किए, आरबीआई को बोला कि फटाफट ये कर दो। उन्होंने चीजें बदली, उससे इफेक्ट आया। कर चैनल्स पढ़े थे कल, 4 चैनल्स ऑफ ट्रांसमिशन। कौन कौन से चैनल्स होते हैं? 4। सेविंग और इन्वेस्टमेंट चैनल, नंबर 2 कैश फ्लो चैनल, बताया था वो कियारा और सोनम वाला एग्जांपल बताया था। उसके बाद तीसरा क्या था? असेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल, और चौथा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेट चैनल। ठीक है, कौन कौन छुट्टी पे था कल? और कौन था? देख लिया सबने? वो आपने भी देख लिया, कंप्लीट कर लिया? ठीक है, चलो तो याद रखिएगा सर। तो गवर्नमेंट क्यों जी इंडिया जल्दी रिकवर कर गया? मजाक नहीं कर रहा, दुनिया में काफी तारीफ हुई अभी
हमारी, क्यों बोले यार बहुत जल्दी हमने रिकवरी कर ली, बीइंग सच अ लार्ज नेशन, इतनी जनता हमारे यहाँ थी फिर भी हमने उसको इतना जल्दी हमने रिकवर कर लिया था। तो उसका रीजन क्या था? बिकॉज गवर्नमेंट वॉज देयर टू प्ले एक्टिव पार्ट। तो गवर्नमेंट ने फटाफट से अपना काम किया सर, फटाफट चेंजेस किए मॉनेटरी पॉलिसी में और कुछ चेंजेस किए बजट में, फिस्कल पॉलिसी में, जल्दी हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई। तो अगर तब होती गवर्नमेंट, सोचो 1930 में, तो ठीक हो जाती ना वो जल्दी इकोनॉमी, वो डिप्रेशन इतना ग्रेट बनता ही नहीं। तो उनको ये रियलाइज हुई बात कि यार ये बहुत गड़बड़ हो गई है, ठीक है। एंड उसके बाद तो 1936 के अंदर ये बात को किसने हाईलाइट किया? कई इकोनॉमिस्ट ने भी, अदर इकोनॉमिस्ट ने भी किया था, लेकिन कीन्स ने बकायदा एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मैंने पढ़ाया था एडीएएस वाला चैप्टर, उसमें बताया था नाम। 1936 में उसने इस बुक लिखी और उस बुक में उसने ये कई जगह रेफरेंस दिए कि अगर गवर्नमेंट होती तो वो जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता था। तो वहां पे उसने भी फेवर किया इस बात को कि नहीं, गवर्नमेंट को सिर्फ ट्रेडिशनल फंक्शंस नहीं, इकोनॉमिक फंक्शंस भी परफॉर्म करने चाहिए। समझ रहे हो? और फिर उसको उसी बात को सपोर्ट और एक और ने किया जिसका नाम था रिचर्ड मसग्रेव। क्या बोला उसने? रिचर्ड मसग्रेव ने कहा कि गवर्नमेंट शुड प्ले एक्टिव रोल इन, इसने भी एक बुक लिखी थी, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस नाम की बुक लिखी। क्या नाम है आपके चैप्टर का? चैप्टर नंबर 7 का प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, अराउंड शायद 1954 समथिंग कुछ रहा होगा। तो याद रखिएगा, रिचर्ड मसग्रेव भैया ने एक बुक लिखी, 3 ब्रांच। बुक का नाम क्या था? ये दिस वाज द बुक, ये बुक का नाम यही तो था, मतलब ये भी था उसमें, मतलब ये बुक का नाम है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बुक का नाम है प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड दिस वाज द टॉपिक। इसके ऊपर उन्होंने काफी बताया। 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट को 3 फिस्कल फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, जो 12वीं क्लास में आपको बजट में भी पढ़ाते हैं। याद रखिएगा, द ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे ऑब्जेक्टिव्स बोलते थे शायद, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट मेरे ख्याल से ना ये बोलते थे। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बजट में, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। तो ऐसा 12वीं क्लास में बताते थे, लेकिन 12वीं क्लास में ये नहीं बताते थे कि ये फंक्शंस कहां से आए हैं, किसने दिए हैं, किसने दिए हैं? रिचर्ड मसग्रेव ने दिया, ठीक है। कि गवर्नमेंट को ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए इकोनॉमी के अंदर। वो ट्रेडिशनल तो करने ही चाहिए। कौन से ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना, हेलो हेलो, तो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और क्या बनाना? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो मेंटेन करना, मतलब रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये सब बनाना, पब्लिक पार्क्स। तो उसके अलावा इकोनॉमिक फंक्शंस भी करने चाहिए। ऐसा किसने कहा? रिचर्ड मसग्रेव ने कहा। और उसने भी कहा ही था, क्या नाम था उसका? कीन्स ने। तो सुनिएगा, मसग्रेव ने क्या दिए? 3 फंक्शंस दिए, सेपरेट्स द गवर्नमेंट फंक्शंस इनटू 3 ब्रांचेस। नंबर 1 रिसोर्स एलोकेशन, ढंग से समझना, समझने वाला है ये थोड़ा ज्यादा। रिसोर्स एलोकेशन, क्या कहा रिचर्ड मसग्रेव ने? कि गवर्नमेंट को 3 फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। पहला क्या? रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को बांटना। सर रिसोर्सेज को बांटना का क्या काम करना चाहिए? क्यों सर? वो ठीक से नहीं करती क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ठीक से नहीं करती है क्या? नहीं। वो सॉरी, प्राइवेट सेक्टर ठीक से नहीं करता क्या? नहीं। प्राइवेट सेक्टर तो किस पे एलोकेट करता है? पढ़ाया था मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर तो कौन से गुड्स ज्यादा बनाएगा? सिर्फ लग्जरी गुड्स, समझ रहे हो, जिसमें ज्यादा मुनाफा हो, उसका हाई प्राइस वाले गुड्स, समझ रहे हो। तो कौन से गुड्स छोड़ देता है वो? सर जो देश को, जो गरीबों को जरूरत है, वेज गुड्स, मेरिट गुड्स, इस पे तो ध्यान देता ही नहीं वो। तो सर एक बात को समझो, देश में एफिशिएंसी कब होगी? व्हेन देयर विल बी एफिशिएंसी। बोलो, जब देश में हर टाइप का गुड बने। लेकिन सर प्राइवेट सेक्टर हर टाइप का गुड नहीं बनाता है। सो क्या वो एफिशिएंट एलोकेशन हो रहा है या इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट एलोकेशन हो रहा है सर। प्राइवेट सेक्टर तो कैसे एलोकेशन करता है? एफिशिएंट थोड़ी करता है, इनएफिशिएंट एलोकेशन कर रहा है। वो सारे गुड्स नहीं बना रहा। तो वो वाले गुड्स जब गवर्नमेंट बना देगी, जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर छोड़ देता है, अगर गवर्नमेंट उसको बना दे, तो इससे देश में क्या, कौन सा एलोकेशन हो जाएगा? एफिशिएंट। लॉजिक सुन रहे हो? वापस बोल रहा हूं सर, देश में एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होगा? जब हर टाइप के गुड बने।
लेकिन प्राइवेट सेक्टर हर टाइप का गुड बनाता है क्या? नहीं, कुछ टाइप के गुड्स छोड़ देता है जहां उसका फायदा नहीं है। अब वो तो छोड़ दिए ना, अगर सोचो गवर्नमेंट नहीं बनाए तो, आज अगर गवर्नमेंट हमारे देश में रोड ना बनाए, कुछ भी ना बनाए, प्राइवेट ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ना बनाए, तो फिर एफिशिएंट एलोकेशन बोलोगे या इनएफिशिएंट? देख लो, अमीर तो अपना अमीर होता जाएगा, बोला गरीब, बोला अमीर तो बोलेगा बोला मैं तो रोड पे चलता ही नहीं हूं, मैं तो हवाई जहाज है, मेरे को क्या करना, रोड से नहीं बना रहा मैं तो। सही बात है। तो यही तो बात है, आज हमें इसलिए तो हमारे देश में हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंट एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि जहां प्राइवेट सेक्टर कमी छोड़ देता है उसको कौन कंपनसेट कर देता है? तो वो एलोकेट जहां नहीं करता वहां कौन कर देता है? गवर्नमेंट। तो देश में क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। क्या आ जाती है? तो ये मैं क्यों बोला, याद रखिएगा, एलोकेशन फंक्शन गवर्नमेंट को करने क्यों जरूरी है? क्योंकि सर ठीक से कौन एलोकेट नहीं करता? प्राइवेट सेक्टर। तो जब गवर्नमेंट करती है तो वो ठीक से उसका एलोकेशन हो जाता है और देश में क्या आ जाती है? ये क्वेश्चन आता है कई बार, सर गवर्नमेंट को एलोकेशन क्यों करना चाहिए, क्या आएगी उससे देश में? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ना हो तो सर इनएफिशिएंट होगा, देख लो आप। नंबर 2, सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या फर्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन में? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना और रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वापस से बांटना। तो इसका मतलब सर प्राइवेट सेक्टर ठीक से नहीं बांटता है। पढ़ाया था मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वहां पे क्या बोला था आपको डिसएडवांटेजेस में? सर यहाँ पे पहला ही पॉइंट क्या था? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे अगर आप छोड़ दोगे प्राइवेट सेक्टर पे तो सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम तो होगा नहीं, सिर्फ कौन ऊपर बढ़ेंगे? अमीर, गरीब तो पीछे रह जाएंगे बेचारे। सही बात है। द सोसाइटी विल बी स्प्लिट इनटू टू, हैव्स एंड हैव नॉट्स, बताया था मैंने। तो सर इसके लिए क्या होना जरूरी है? गवर्नमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि इनकम ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर? रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेगी उसमें? अमीरों से लेके गरीबों को देगी। तो बंटवारा फिर से किया ना गवर्नमेंट ने, समझ रहे हो? तो जिससे गरीब भी थोड़े ऊपर आ जाएंगे, तो इससे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। और समाज में क्या आएगी? द वर्ड इज फेयरनेस। मतलब समझ में आ गई मेरी बात? यही वर्ड याद रखना है। तो गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए? फेयरनेस के लिए। अपने देश में वो है रिजर्वेशन सिस्टम। अब रिजर्वेशन से कुछ लोगों को परेशानी है, कुछ लोगों को नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो जरूरी होता है। वो किसका पार्ट है पता है आज आपको? किसका पार्ट है वो? इसी फंक्शन का पार्ट है। गवर्नमेंट वो जो करती है, तो सर किस क्यों करती है गवर्नमेंट? बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है काम करने की। रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो कैसे होगा? समझ रहे हो? आई एम सेइंग होना चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन हाँ उसके जो पैरामीटर्स है अब वो बदल जाने चाहिए। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कास्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थिंग। जो भी गरीब है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सभी को रिजर्वेशन आप दो। रिजर्वेशन दो, सीट मत दो, उनको पढ़ाई में स्कॉलरशिप्स दो, फीस माफ करो ना, उनकी फीस माफ कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? उनको, लेकिन भाई आप नौकरी एक परोसी ट्रे के अंदर ले जाके मत दो। समझ लो, जैसे मेहमानों के सामने जाके ट्रे रख देते हैं, बोल लीजिए सर, ऐसे आप नौकरी मत दो। नौकरी को ऐसे बांटोगे तो सर फिर तो बहुत एक गलत सिस्टम क्रिएट हो रहा है। आज आपको बताता हूं, आज आप मान लो डॉक्टर के यहाँ जाते, तो डॉक्टर के यहाँ भी आपको एक बात बता दूं मैं, अब जिन लोगों को मान लो कम नंबर पे मिल रहा है एडमिशन, उन वाले के कोई इलाज कराने नहीं जाएगा, एक्चुअली नहीं जाते कोई। मैं मजाक नहीं कर रहा, बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कोई बुरा माने, बुरा मत मानना, किस रियल बात बता रहा हूं। अब क्या होता है, इलाज कराने उन्हीं के पास जा रहे हैं जो अपर कास्ट वाले हैं। कारण, अब रीजन क्या है? क्योंकि उनको एडमिशन गायब में मिल रहा है, बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ रहे हैं तब एडमिशन मिल रहा है। तो यार जो अब इलाज कराने वाला पेशेंट है वो ये चीज देख रहा है। समझ रहे हो? वो कोई भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन वो इलाज कराने कहीं जा रहा है, बोले नहीं यार वो 40 नंबर वाले के पास चल जाऊंगा, हाथ की जगह पैर काट देगा मेरा। विच इज राइट। भाई देखो, आपको पता है ना, कई बार हुआ है, आपके सामने आया होगा, अखबार वगैरह में भी आया होगा कि यार सब जगह आता है, और पता भी है आपको कि कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है। कम नंबर मतलब भाई 40 से भी कम, 0 पे भी। कई तो पेपर ऐसे हैं गवर्नमेंट में कि जहां पे 0% पे भी, बोला नहीं सिर्फ फॉर्म पे नाम लिख के आ जाओ और एडमिशन हो रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये व्यवस्था हमारी गड़बड़ है, इसलिए तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं। रिजर्वेशन रखो, इकोनॉमिक वाला रखो, इससे क्या होगा सर, जो गरीब है उसको आप दो मतलब पढ़ाई में दो,
समझ रहे हो, सीधे सीट मत दो उनको, एजुकेशन आप फ्री कर दो, उनको सपोर्ट दो, इकोनॉमिक सपोर्ट दो आप, है ना। तो वो वाली चीज है, उससे क्या होगा सर, आदमी मतलब सब बराबरी तभी आएगी एक्चुअली। मतलब गवर्नमेंट अभी भी एक गलती वो वाली कर रही है, तो दे शुड इंश्योर दिस। पहले के जमाने में ठीक था, जब ये पहले पहले क्योंकि कास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, वो तो उस समय सही था। ये आया था मंडल कमीशन, अगर आपको नहीं पता है, हमारे देश में एक मंडल कमीशन बनाई गई, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, ठीक है, कि मंडल कमीशन बनाओ। और भाई सही बात है यार, जो समाज में जो डाउन ट्रॉडन पीपल है ना, जो लोअर तबके के लोग हैं, बोले यार उनको अपलिफ्ट कैसे करोगे आप, इसलिए रिजर्वेशन करना जरूरी है। तो उन्होंने ये रिजर्वेशन हमने करना चालू किया, विच वॉज राइट एट दैट टाइम। लेकिन उसको अब थोड़ा, उसमें थोड़े क्या करने की जरूरत है, थोड़े मॉडिफिकेशंस जरूरी आज भी है, क्योंकि वो किसका पार्ट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं तो यार देखो, जो समाज में अमीर है वो तो अमीर ही रह जाएंगे, वो अमीर बनते जाएंगे, और गरीब गरीब रह जाएगा। तो यार गरीब को ऊपर अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है ना। तो गवर्नमेंट ये काम करती है कैसे, बहुत सारी चीजों से, उनमें से एक चीज क्या है, रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट। अभी आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अपने मन से थोड़ी टॉपिक छेड़ रहा हूँ, ये समझ में आया। लेकिन हाँ, अब कुछ मॉडिफिकेशन, बदलाव करने जरूरी है। कास्ट सिस्टम पे मत करो, आप करो रिजर्वेशन, मतलब या इकोनॉमिक दो, उनको हेल्प करो, और किस बेस पर करो, इकोनॉमिक रेंज पे, ठीक है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सबको मदद करो आप। थर्ड पॉइंट सर, इससे देश में क्या आएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन से फेयरनेस, सही बात है ना। तीसरी बात है सर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। सर गवर्नमेंट का तीसरा फंक्शन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करना चाहिए। इससे क्या होगा सर, देश में क्या आएगी, प्राइस स्टेबिलिटी आएगी, सही है। तो याद रखना बेटा, ये हर चीज का वो है कि ये क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट को। एलोकेशन से क्या आएगा देश में, एफिशिएंसी। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या आएगा देश में, और सर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन से क्या आएगा, देश में क्या रहेंगी, प्राइसेस स्टेबल रहेगी। सही बात है क्या, ऐसा। चलो फिर से लगभग वही बात कर रहा है, सेम बात रिपीट कर रहा है। एलोकेशन फंक्शन क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट को, सर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ठीक से नहीं करता है, और देश में क्या रहती है, इनएफिशिएंसीज। तो गवर्नमेंट जब करेगी एलोकेशन, जब जिन गुड्स को प्राइवेट सेक्टर छोड़ देता है, तो गवर्नमेंट जब उनको प्रोवाइड कर देती है, तो देश में क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है गवर्नमेंट का करना, सर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, तो गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है, जिससे क्या आ जाएगा समाज में, फेयरनेस, सही बात है, इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। उसके बाद सर स्टेबलाइजेशन जरूरी है गवर्नमेंट को करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो फ्लक्चुएशन कर देता है, सही है। तो गवर्नमेंट शुड डू स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इससे देश में क्या आएगा सर, स्टेबिलिटी आएगी। कल 4 फंक्शंस बताए थे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के, परसों भी बताए थे, 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, प्राइस को स्टेबल रखना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, और प्राइस स्टेबल रखना, और एक और बताया था फॉरेन करेंसी को स्टेबल रखना, डोमेस्टिक करेंसी, उसको याद आया। चलो तो बेटा एक क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बारी याद रखिएगा सब लोग, है ना। अभी ऊपर कौन सा पैराग्राफ छोड़ा था सर, गवर्नमेंट का रोल सिंस 1930 क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वो जो बुरी लंका उनकी लगी थी, वो क्यों लगी थी, बिकॉज गवर्नमेंट को उन्होंने जो ठीक करता उस डिप्रेशन को, उसी को उन्होंने क्या कर रखा था, साइलेंट, बोलो तू कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ ट्रेडिशनल फंक्शंस कर। तो धीरे धीरे उनको गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी। किसने कहा, कीन्स ने भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस बताई अपनी किताब में, कि गवर्नमेंट अगर होती तो वो ग्रेट डिप्रेशन जल्दी ठीक हो जाता, और रिचर्ड मसग्रेव ने भी उस बात को सपोर्ट किया अपनी किताब के अंदर, और उसने तो बकायदा और डिटेल में गया, उसने क्या प्रोवाइड किया, ये यूनिट उसी की दी हुई है बेटा, क्या नाम है उसका, फिस्कल फंक्शंस। उसी ने तो कहा था कि गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल फंक्शंस के साथ साथ कौन से फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए, इकोनॉमिक फंक्शंस भी परफॉर्म करने चाहिए। कौन से होते हैं इकोनॉमिक फंक्शंस, 3 ही तो होते हैं, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इससे क्या आता है देश में, एफिशिएंसी। इससे क्या आता है देश में, फेयरनेस। इससे क्या आता है, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है सर, स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला वाला फंक्शन हम, अच्छा एक और बात सर, गवर्नमेंट को ये फिस्कल फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। सर गवर्नमेंट कैसे करती है, पार्टली थ्रू द बजट एंड पार्टली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों बनाती है ना, फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी को क्या बोलते हैं, बजट ही तो बोलते हैं। मैंने क्या कहा अभी जब 2021 में कोविड आया तो गवर्नमेंट ने कैसे ठीक किया उसको,
क्या चेंजेस, काय में चेंजेस किए थे? मॉनेटरी पॉलिसी और तो गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करती है ये इकोनॉमिक फंक्शंस, कैसे कर रही है? अरे कर रही है ना वो रिजर्वेशन, तो बजट में ही तो करती है। और कैसे करती है समझ रहे हो? बजट्स में रिजर्वेशंस करती है उनके लिए, अमीरों से लेके गरीबों को देती है, टैक्स बढ़ा देती है, अमीरों पे ज्यादा लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देख लो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? मोर ऑन रिच लेस ऑन पुअर। आज आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हो, अमीर एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है, गरीब भी एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहा है, जीएसटी तो दोनों एक ही दे रहे हैं, है ना? इनकम टैक्स दोनों का अलग है, जो अमीर होगा ज्यादा देगा, गरीब होगा तो नहीं देगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सभी सेम दे रहे हैं नॉर्मली। देखो आटा खरीदोगे तुमने आटा खरीदा, तुम भी टैक्स उतना ही दोगे, वो भी उतना ही देंगे, प्राइस तो सेम ही ना दोनों की। अरे है ना? तो लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करती है सर। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ये जो रोल है, एक्टिव रोल कैसे प्ले करती है इकोनॉमी में? किसके थ्रू? बजट के थ्रू। द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस इट्स इकोनॉमिक फंक्शंस। गवर्नमेंट अपने जो इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करती है किसके थ्रू करती है? पार्टली थ्रू द बजट, और उसने बोला नहीं बाकी किसका, पार्टली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसको पता नहीं ना कि अपन ने चैप्टर 8 पढ़ लिया पहले ही, वो तो मान के चल रहा है अगली बार इसके बाद पढ़ोगे, इसके बाद ही तो आता है चैप्टर 8, मैंने पहले पढ़ा दिया वो तो। चलो समझ में आ गया सभी को? ठीक है सर, स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। पहला फंक्शन क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एलोकेशन फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि कौन ठीक से नहीं करता एलोकेट? कौन कमी छोड़ देता है? प्राइवेट सेक्टर कौन से गुड्स पे ध्यान देता है? सिर्फ जिनमें उसे प्रॉफिट दिखता है, और बेसिकली हाई प्राइस गुड्स उन्हीं पे ध्यान देता है, लग्जरी गुड्स पे। किधर कमी छोड़ देता है सर? गरीबों वाले जो पब्लिक गुड्स होते हैं, मेरिट गुड्स होते हैं, वेज गुड्स होते हैं, उनको वो छोड़ देता है। तो कौन उसे पूरा करे, कौन उधर एलोकेट करेगा? गवर्नमेंट। तो वो करने से देश में क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी। क्या आएगी देश में? एफिशिएंसी। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि इनएफिशिएंट होता है ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर गवर्नमेंट कर देगा तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंट। सही बात है ना? तो याद रखिएगा गवर्नमेंट का रोल कैसा होना चाहिए। कई लोग बोलते बोला सर गवर्नमेंट शुड रिप्लेस द प्राइवेट सेक्टर। रिप्लेस कर सकता है, करना चाहिए कि गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देना चाहिए क्या? नहीं, गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए जस्ट लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, अब कचौड़ी होती कचौड़ी, अब कचौरी में आपका नमक अगर कम रह गया, अग्रवाल वाला है, अग्रवाल वाला बावड़ी पूंछ है, कचौरी में उसके प्याज कचौरी में हमेशा नमक कम रहता है। अब लेकिन अगर उसके साथ वो क्या दे रहा है? चटनी, चटनी या कड़ी दे रहा है, तो कड़ी में आ गया ना नमक, तो समझ रहे हो वो चीज क्या हो जाएगी? उसकी कमी क्या हो गई? कंपनसेट हो जाएगी, छुप जाएगी। भाई कड़ी डालोगे तो वो नमक बैलेंस हो गया, उधर हो गया ना। ऐसे ही यही रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट शुड टू कॉम्प्लीमेंट द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि देखो जब प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर जहां कमी छोड़ देगा तो वहां कौन पूरी कर देगा? गवर्नमेंट। उससे क्या हो जाएगा? वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा में क्लियर है? तो इसलिए गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी फिनिश करते सामने देखो। द एलोकेशन फंक्शन इन रिसोर्स इकोनॉमिक्स, फालतू बातें कर रहा है देखो। हाँ भाई, तो सर क्या होता है रिसोर्स एलोकेशन? होता क्या है एलोकेशन? क्या होता है सर? बांटना। क्या बांटना? द लिमिटेड रिसोर्सेज। दुनिया में क्या है आप तो जानते हो, सभी देशों में क्या होता है? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इच्छाएं हमारी ज्यादा है, तो सर ठीक से उसको मतलब उसको बांटने को क्या कहते हैं हम? एलोकेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन बोल दी, क्या होता है एलोकेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है सर, एक और बात, दिस फंक्शन डिटरमाइंस व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। सर ये फंक्शन का लेने देना किससे होता है? कि कौन से गुड्स इकोनॉमी में बनने चाहिए, कहां रिसोर्सेज लगाने चाहिए। सर ये क्यों डिसाइड करना है? अरे क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और वांट्स क्या होती है? स्कैर्सिटी है ना सर। तो सोचना पड़ता है क्या बना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज, किधर ज्यादा लगाएं किधर कम लगाएं, बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, एक और बात, सर देश में एफिशिएंसी कब आएगी बताओ? जब सब अच्छा होगा, जब देश में क्या हो सर, बोलो क्या होगा? यूज द रिसोर्सेज ऑप्टिमली। रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज और क्या हो? मिनिमाइजिंग द वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी कम से कम हो, वेस्टेजेस कम से कम हो। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू बेनिफिट ईच पर्सन। सर रिसोर्सेज का बंटवारा ऐसा हो जिससे फायदा
हर पर्सन को मिले, ईच पर्सन शुड बी बेनिफिटेड। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों अमीरों को फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अमीरों के गुड्स बना रहे हो सर, हर टाइप के गुड्स बनने चाहिए, उससे सभी पर्संस को बेनिफिट होना चाहिए। सही है सर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो, अच्छा प्राइवेट सेक्टर सारे डिसीजंस किससे लेता था बताओ, बताया था मैंने सर, डिमांड सप्लाई और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्राइस पॉलिसी। सब प्राइवेट सेक्टर सारी चीजें इससे डिसाइड करता है। सब प्राइवेट सेक्टर जहां जहां होता है वहां पे क्या होती है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है, पढ़ा चुका हूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अच्छा सर, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिसोर्स एलोकेशन थ्रू इट्स बजटिंग एक्टिविटीज। बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, ये वाला रोल प्ले करती है, एक्टिव रोल प्ले करती है एलोकेशन का, क्योंकि जहां कमी प्राइवेट सेक्टर छोड़ देगा गवर्नमेंट उन चीजों को बजट में प्रोवाइड कर देती है, ठीक कर देती है। इससे देश में क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। समझ में आ गया। अब सुनिएगा सर, लेकिन इनएफिशिएंसी होती क्यों है, होती तो एक्चुअली क्या है इनएफिशिएंसी, तभी तो गवर्नमेंट का एक्टिव रोल प्ले करना जरूरी हो जाता है। तो सर इनएफिशिएंसी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर मतलब प्राइवेट सेक्टर क्या हो जाता है सर, फेल हो जाता है, तभी तो किसको कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है, समझ रहे हो, है ना। तो सर प्राइवेट सेक्टर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है, अब सुनिएगा। द मार्केट इकोनॉमीज एक्सपीरियंस द सेवरल माल फंक्शंस। सर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती है ना, मैं फिर बता दूं, ये इकोनॉमिक्स हम किसके लिए पढ़ते हैं, इंडिया के लिए। वो तो सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लास्ट वाला, इंडियन इकोनॉमी, बाकी तो चैप्टर्स किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं मोस्टली किसके हिसाब से पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट। देख लो आप, ग्रेट डिप्रेशन हमारे यहाँ थोड़ी आया था, बहुत ज्यादा, ज्यादा ग्रेट कहाँ था, वहीं था ना, यूएस और यूके। ये जो सारी इकोनॉमिक्स है किसकी पढ़ रहे हैं हम, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, कीन्स, सब कहाँ के हैं, यूएस यूके के ही तो हैं, सब वहीं की तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट मतलब ये दुनिया में कैपिटलिस्ट का रेफरेंस लेके ही तो पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स। ये जो बुक बनाई गई है ये उसी का तो रेफरेंस लेके पढ़ा रही है। अरे हमारी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, हमारे यहाँ थोड़ी इतनी प्रॉब्लम होती है, उधर ज्यादा है, क्योंकि वहां कौन मैनेज करता है, मेनली प्राइवेट सेक्टर, तो उसी के रेफरेंस से ये पढ़ाया जाता है। अब आप समझ गए। तो सर अमेरिका में क्या प्रॉब्लम्स है, यूएस यूके जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, वहां चीजें, वहां मार्केट क्या हो जाता है, फेल। क्यों हो जाता है वो अभी अपन पढ़ते हैं। सर वहां की जो इकोनॉमीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, बहुत सारे माल फंक्शंस होते हैं। क्या, जैसे कि नंबर 1 सर प्राइवेट सेक्टर जो है छोटा है, प्राइवेट गुड्स तो एडिक्वेटली प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन से गुड्स छोड़ देता है, पब्लिक गुड्स, उन पे ध्यान नहीं देता। क्यों, उसमें क्योंकि उसका कोई मुनाफा है नहीं। वो क्यों बनाएगा पार्क, उसको पार्क बनाने का क्या फायदा, सही है। वो क्यों बनाए रोड्स, उसको बनाने में क्या फायदा, क्योंकि रोड पे तो वो बंदा भी जाता है जो टैक्स नहीं भरता है, समझ लो। फ्री, जो फ्री में एंजॉय करेंगे उसको, वो भी तो है, समझ लो। प्राइवेट जो मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो मूवी थिएटर बनाएगा या रोड बनाएगा, आप बताओ मेरे को। मूवी थिएटर बनाएगा, क्योंकि वहां पे वो रोक सकता है, वो अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है, एंट्री पे रोक लगा सकता है, जो पैसे देगा वही अंदर जाएगा, बाकी को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन रोड पे कैसे रोकेगा, नहीं ना, तो रोड पे वो चार्ज नहीं कर पाता ढंग से, प्रॉफिट नहीं कमा पाता, इसलिए ऐसे गुड्स में उसको कोई फायदा नजर नहीं आता, इसलिए वो ये गुड्स बनाएगा ही नहीं। सिर्फ कौन से गुड्स बनाता है वो, प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, लैक ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है, इनमें कमी छोड़ देता है। तो कौन किसका होना जरूरी है, सब गरीबों के लिए फिर कौन बनाएगा पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब होगी तो वो इस कमी को ठीक कर देगी। देखो इसको बोलते हैं मिसिंग मार्केट्स। सर प्राइवेट सेक्टर तो खूब बन रहे हैं हमारे यहां, लेकिन सर कौन से गुड्स नहीं है, अमेरिका की बात चल रही है, समझ गए ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोचो वहां पे क्या होता है, यही होता है, सब पूरा प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ रखी है उन्होंने इकोनॉमी। तो प्राइवेट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एडिक्वेटली, वो तो खूब बन रहे हैं, लेकिन कहां, कौन से बिल्कुल भी नहीं बन रहे, पब्लिक गुड्स। सर लेकिन होने तो वो भी चाहिए ना, तो उनका मार्केट्स क्या है, मिसिंग। क्या है उनका मार्केट्स, मिसिंग। वो मार्केट में से गुड्स क्या है, बिल्कुल मिसिंग है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर उनको बनाता नहीं है। समझ में आई मेरी बात। आपके यहाँ पे ही है बेटा, देश के अंदर, समझ लो, इलाज कराने जो जो यहाँ से पढ़ने जाते हैं ना अमेरिका, इलाज कराने फिर इंडिया ही आते हैं, समझ रहे हो। एक बच्चे की डिलीवरी अमेरिका में होती है, अगर आप इंडियन रुपी में बोलोगे तो अभी 9 से 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए लगते हैं। इंडिया में वही काम 3 लाख रुपए में होता है, समझ रहे हो। मेरी बहन रहती है यूएस के अंदर, हीरोइन बन रही थी बड़ी,
मेरे को बोलती है, बोला क्या है ये और है वो, बोला हमारे यहाँ देखो आप मेडिकल सिस्टम ये है वो है। मैंने निकाली उसके सामने बैठ के कॉस्ट, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ 5 स्टार काइंड ऑफ हॉस्पिटल में क्या पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उसका 33 लाख रुपए का बिल आया था खुद का, जब उसके अभी बचा हुआ था वहां पे 33 लैक्स। और मैंने कहा इंडिया में यही काम है ना, सिर्फ 4 लाख रुपए में हो जाता है। 5 स्टार होटल में बोल रहा हूँ, मतलब जो हमारे यहाँ के 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटल्स हैं उनमें डिलीवरी का पेमेंट कितना है, मैक्सिमम 3 से 4 लाख रुपए में बिलिंग है, और वहां वही चीज वहां महंगी है। तो मैंने कहा कौन सा अच्छा हुआ फिर देश, हमारा ये अच्छा हुआ ना, फैक्ट है ये बात। इलाज कराने यहीं आना पड़ रहा है, हार्ट टूट गया बिल बैठा दिया तो 20 लाख रुपए का वहां पे, और यहाँ पे फ्री में भी हो जाता है, जाओ एसएमएस के अंदर फ्री में हो जाएगा। नहीं तो कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटल में भी जाओगे तो आपके 1000 2000 5000 रुपए में हो जाएगा। आगे बात समझ में, अरे बोले ऐसा नो, तो होती है चीजें, सही बात है। तो मैं ये अमेरिका के उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं हम ये सब, क्योंकि वहां पे बेटा ये नहीं है फ्री की इंश्योरेंस, चिरंजीवी योजना। तुम्हारे देश में 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट पे कर रही है चिरंजीवी योजना। आप कोई भी प्राइवेट अस्पताल में जाके 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। कौन से देश में है पूरे वर्ल्ड में, जाके देख लो आप, समझ रहे हो, कोई भी देश में नहीं है 5 लाख तक का इंश्योरेंस। समझ रहे हो, देश में एंट्री बाद में देता है, बोलो पहले इंश्योरेंस कराओ देश में आने से पहले। घूमने भी जा रहे हो तो पहले इंश्योरेंस होता है, पता है आपको, बाहर जाते हैं घूमने तो क्या कराना पड़ता है, पहले मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ता है। सोचो वहां पे जाके चोट लग गई तो बोलो कौन भरेगा तुम्हारा पैसा, सरकार थोड़ी देगी फ्री का पैसा। समझ में आया, ये सब फ्री के मामले इंडिया में मिलते हैं, तो याद रखिएगा सब लोग। वो हम, लेकिन हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इस बार बार हम नहीं बताऊंगा, प्राइवेट सेक्टर मतलब उनकी बात चल रही है, उसी के देश के हिसाब से ये सब पढ़ रहे हैं। तो सर उनके मार्केट्स इनएफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि पब्लिक गुड्स पे कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ कौन से गुड्स बना रहा है वो प्राइवेट सेक्टर, कौन से गुड्स बना रहे हैं, सिर्फ वो वाले जिनमें उसको फायदा दिखता है। तो कौन से गुड्स बिल्कुल ही छोड़ देता है, बिल्कुल ही नहीं बनाता है। उनके मार्केट्स कौन से मार्केट्स हैं, वर्ड इज मिसिंग मार्केट्स। उनका मार्केट्स ही क्या है, बिल्कुल मिसिंग है सर। मिसिंग मार्केट्स मतलब या तो जरूरत से कम बना रहा है या बिल्कुल ही नहीं बना रहा है। समझ में आई, जितनी जरूरत है उतना नहीं बन रहे, उससे बहुत कम बना रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही भूल गए बनाना। ये वाले ऐसे मार्केट्स को बोलते हैं मिसिंग मार्केट्स। आगे बात समझ में, तो याद रखिएगा। सो इन प्रैक्टिकली देयर इज मिसिंग मार्केट्स और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट्स इज कॉमन। ठीक है, अब सुनना सर, मार्केट्स फेल हो जाता है, इनएफिशिएंट है प्रोडक्शन एलोकेशन में। ठीक है, अब आप सुनो क्यों फेल हो जाता है मार्केट। सर क्यों प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाता है, उसके भी रीजंस हैं, सुनना। पहला रीजन है सर, मार्केट में कभी भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। चैप्टर 4 पढ़ाया था मार्केट, मार्केट पढ़ा हुआ तो होगा सबने, मार्केट पढ़ाया था, 3 प्रकार का मार्केट बताया था, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मोनोपोली। अब आपको आज बताता हूं एक्चुअली मार्केट्स कौन से होते हैं सर, इम्परफेक्ट। परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, तो इम्परफेक्ट होता है। और इम्परफेक्ट में तो याद करो, कस्टमर से प्राइस क्या ली जाती है, ज्यादा। मोनोपोली में क्या होता था, वैसा ही होता है एक्चुअली दुनिया में। क्या जितने की कॉस्ट लग रही है उससे उतना ही चार्ज कर रहे हैं क्या, नहीं। एलोकेटिव एफिशिएंसी है क्या, नहीं। प्राइस चार्ज इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। उस एडिशनल यूनिट को बनाने में, मान लो ये पानी की बोतल है, इसको बनाने में एक्चुअली पता है कितने रुपए लग रहे होंगे, 4 रुपए, इतनी कॉस्ट है इसकी। तुमसे 4 रुपए लेते हैं क्या इसके, नहीं। कितने लेते हैं, 20 18 16 जो भी है लेते हैं ना। कितना हाई चार्ज कर रहे हैं आप देखो, समझ रहे हो। तो समझ में आया क्यों, क्योंकि मार्केट्स कैसे हैं सर, इम्परफेक्ट। जानबूझ के सप्लाई कम बनाते हैं, याद करो मोनोपोली में, याद आया, जानबूझ के अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है ना, एंड हायर प्राइसेस। सही है, क्या सभी चीजों में सही प्राइसेस होती है या हाई प्राइसेस चार्ज करी जाती हैं, हाई प्राइसेस चार्ज करी जाती है सर। सही है, प्रोडक्शन जानबूझ के कम बनाया जाता है, जानबूझ के सप्लाई कम रखी जाती है, ताकि डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस, ताकि हाई प्राइसेस चार्ज कर सके। समझ में आया, ऐसा। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। सर प्रॉब्लम ये भी है, देखो पहली बात तो ये कि मार्केट्स क्या होते हैं एक्चुअली, इम्परफेक्ट, इस वजह से भी इनएफिशिएंसी है देश में। दूसरी बात सर, अगर प्राइवेट सेक्टर चाहे भी तो भी पब्लिक गुड्स तो सारे नहीं बना सकता ना सर। अरे प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, स्केर्स। अब वो यार वो चाहे तो भी पब्लिक गुड्स बहुत ज्यादा नहीं बना सकता, इनेबल है वो, समझ लो। इनेबल मतलब असमर्थ है, कैपेबिलिटी नहीं है वो पूरे देश में। अभी यार एक बार बताओ,
इतने सारे वो पब्लिक गुड्स बनाना प्राइवेट सेक्टर के बस की बात है क्या? अकेले पॉसिबल ही नहीं है सर। अरे बात समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए किसका होना जरूरी है? गवर्नमेंट का। तीसरी बात, और क्यों मार्केट फेल हो जाता है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट मार्केट्स। इनकम्प्लीट मार्केट्स क्या होते हैं सर? लीड्स टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ लैक ऑफ मेरिट गुड्स। सर मार्केट्स को इनकम्प्लीट है सर नॉर्मली, क्योंकि सर मेरिट गुड्स कोई बनाता ही नहीं, मतलब प्राइवेट सेक्टर इन पे ध्यान देता ही नहीं, क्योंकि इनमें कोई फायदा उसको दिखता ही नहीं। अब बताओ प्राइवेट सेक्टर को फायदा दिखता है क्या? प्राइवेट सेक्टर देगा फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री इंश्योरेंस? नहीं देगा ना उसको। क्यों? वो क्यों देगा? उसको कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो देता ही नहीं है। तो इन चीजों का मार्केट क्या है? इनकम्प्लीट मार्केट, मिसिंग मार्केट है। समझ में आया? ये बनने तो चाहिए लेकिन बनाता है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर इनको, इसलिए किसका होना जरूरी है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट होगा तो ये चीजें करेगा, इससे देश में क्या आएगी? क्या आएगी? एफिशिएंसी। सर ओवर यूज ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सर अगर प्राइवेट सेक्टर बनाता भी है तो सर उसका क्या हो रहा है? ओवर यूज होता है। समझ रहे हो? ओवर यूज हो रहा है, जरूरत से बहुत ज्यादा उसका गलत यूज हो रहा है ना? तो उसकी वजह से भी सर क्या होता है? देश में इनएफिशिएंसीज आती है, मार्केट फेलियर होता है। एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटी क्या होता है सर? दो लोग काम कर रहे हैं, है ना? मेरे काम करने से किसी थर्ड पार्टी पे प्रॉब्लम आ रही है। होता है कई बार मैं पढ़ा रहा होता हूं तो सर दूसरी क्लास में पढ़ा रहे होते सौम्य सर, उनको आवाज आती है फिर मेरी, क्योंकि मेरा वॉइस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? आती है, वो आती है। होता है कई बार, आपने भी देखा होगा कई बार किसी भी क्लास में आप बैठते हो तो एक के पढ़ाने से दूसरे का काम में प्रॉब्लम आ रही है, तो सर मतलब दूसरे को कीमत चुकानी पड़ रही है। होता है ना? फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा चल रही हैं सर, उससे आसपास के इलाकों में क्या आ गया? पॉल्यूशन हो गया। अब बेचारा आम आदमी सर वो पॉल्यूशन भुगत रहा है, हार्मफुल गैसेस भुगत रहा है, उसको कीमत चुकानी पड़ रही है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज। इसके बारे में पूरी बात होगी मार्केट, वो यूनिट नंबर 2 में, मार्केट फेलियर में। वहां पे मैंने कहा था ना वो खूब सारी बातें होती है वैसी वाली, एसएसटी टाइप्स, मतलब खूब बातें, वैसा टाइम वेस्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर। तो एक्सटर्नलिटीज काफी होती हैं, समझ रहे हो? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी खूब है, खूब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन होता है, आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है ये सब चीजें, दूसरे किसी और के कारण दूसरों को ये भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से भी मार्केट्स क्या हो जाते हैं? फेल। एग्जाम्पल दूं आपको, आज दिल्ली में कितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं की वजह से वो यमुना नदी पूरी की पूरी क्या हो रखी है? गंदी हो गई है। अब उससे आम आदमी जो उस यमुना नदी से जो आसपास के जितने भी गांव थे, वो सब का जो काम धंधा है खत्म हो चुका है। क्यों? उन सब की जो लैंड थी वो क्या हो गई? पॉइजनस। समझ रहे हो? वो कितने ही लोग जो वहां पे मछली वगैरह का काम करते थे, मछली पालन, पिसिकल्चर करते थे, उन सब का काम धंधा हो गया खत्म। क्यों? सारी मछलियां मर गई भाई साहब। देखो किसी और उनके काम करने के कारण दूसरों पे प्रभाव आ रहा है नेगेटिव, उनको कीमत चुकानी पड़ी। सर में कितने लोगों को भारी भारी बीमारियां लग गई, उनको पैसे लाखों का इलाज कराना पड़ गया। किसकी गलती? दूसरों की। तो दूसरों की गलती से जब बाकी लोगों को उन पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये है। अब सुनो, फैक्टर इमोबिलिटी। सर ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्केट्स क्यों फेल हो जाते हैं, ये कारण पढ़ रहे हैं कि मार्केट्स इसलिए फेल हो जाते हैं। तो फैक्टर इमोबिलिटी है सर। हमारे देश में फैक्टर्स परफेक्टली मोबाइल है क्या? नहीं। सोचो आज कोई मान लो कोई एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सब हलवाई है, हलवाई। अब मान लो उसकी हलवाई की दुकान हो गई बंद। अब उसको सोचो बगल में एक फैक्ट्री लग रही है, मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है, क्या वहां पे काम मिल जाएगा उसको? नहीं। क्या इजीली शिफ्ट कर सकते हैं उसको? नहीं। सर उसको तो समोसा बनाना आता है, मोबाइल कैसे बनाएगा? तो हमारे देश में क्या है? एम्प्लॉयमेंट वगैरह, लेबर वगैरह, ये क्या है? दे आर नॉट परफेक्टली मोबाइल। उनको परफेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो ये प्रॉब्लम है सर उधर भी ना। इससे बेरोजगारी बढ़ती है हमारे देश में, और क्या होती है? इनएफिशिएंसी। सर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये सब चार नाम है ना, एक्सटर्नलिटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आपकी अगली यूनिट में आने वाले हैं। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है सर? देखो मार्केट में एफिशिएंसी कब होगी? जब बायर और सेलर दोनों को क्या हो? परफेक्ट नॉलेज। पढ़ाया था मैंने परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? उसके अंदर सर बायर सेलर को दोनों को क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस, प्रोडक्ट, हर चीज की परफेक्ट नॉलेज होती है। लेकिन सच बताओ क्या रियली में ऐसा होता है? क्या दोनों को बराबर नॉलेज है? नहीं है।
एक पार्टी को हमेशा ज्यादा नॉलेज होती है, एक को थोड़ी कम, और जिसको ज्यादा नॉलेज है वो उस चीज का क्या उठाता है? फायदा। वो अब्यूज करता है अपनी पोजीशन का। सही बात है। समोसा बना रहा है, उसको पता है कि ये समोसा अच्छा है या नहीं है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। जो मोमोज बना रहा है उसको पता है कि इसमें कितनी थर्ड क्लास क्वालिटी की सब्जियां डली हुई है, लेकिन वो ये बात को छुपाता है, बायर को पता ही नहीं है कि वो कहां से ला रहा है सब्जी, उसमें क्या डाल रहा है वो सब। तो एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक को कम, इससे भी तो मार्केट्स क्या हो जाते हैं? फेल। अगला यूनिट है, बता रहा हूं ना, चैप्टर नंबर 2 खोल के देख लेना, इसका यूनिट नंबर 2 हेडिंग है उसकी मार्केट फेलियर। मार्केट क्यों फेल हो जाते हैं? इस कारण क्योंकि दोनों को बराबर नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इंश्योरेंस कराने जाते हो, आपको ज्यादा पता है कि आप फिट हो या नहीं हो, लेकिन जब इंश्योरेंस वाला पूछ रहा है तब तो आप झूठ झूठ बोलते हो। सन मैं बोला, सर अभिषेक सर शराब पीते हो? मैंने कहा नहीं। सिगरेट पीते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोला आपका वेट? मैंने कहा एकदम फिट, 84 kg, 40 किलो कम बताया उसको। ये क्यों बताया? टू सिक्योर लो प्रीमियम प्राइसेस, ताकि प्रीमियम अमाउंट क्या है? कम। तो ऐसे ही होता है, अरे ऐसे ही होता है। एक पार्टी को इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, उसको ज्यादा पता है, दूसरे को कम पता है, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज है ही नहीं दोनों को बराबर, तो इसलिए सर मार्केट्स क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो, जो डीलर है उसको ज्यादा पता है कि वो गाड़ी कितनी बजी हुई है। सही बात है। कितनी बार ठुकी हुई है, कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है, उसको कहां से रीपेंटेड है, लेकिन ऊपर से तो शाइन कर देता है, वो पूरा चमका देता है, लेकिन उसको कितना मीटर घुमाया हुआ है इसका, सारे मीटर आप देख लेंगे सब हमेशा 70 से 80 हजार के बीच में उनकी रीडिंग बताते हैं। 12 साल गाड़ी चल गई, मीटर रीडिंग कितनी सेट करके उसको 70-80 हजार लग देते हैं। तो किसको ज्यादा पता है गाड़ी अच्छी है या बुरी है? सेलर को, लेकिन वो ये बात बताता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? सारी गाड़ियां उसकी कौन सी मिलेगी? डॉक्टर ड्रिवन और आर्मी ड्रिवन। बोला सारी डॉक्टर ड्रिवन नहीं, बोला सारे डॉक्टर ही घूम रहे क्या? समझ रहे हो? पता करोगे तो आपको पता लगेगा डॉक्टर तो है ही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी डीलर है। छुपा लेते ना वो बात, उस सब पे लिख देते डॉक्टर ड्रिवन। समझ? क्योंकि उनको लगता है बोले डॉक्टर है वो तो कम चलाएगा गाड़ी, ये है बात। चलो, तो याद रखिएगा, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज। सर समाज में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता इनकम और वेल्थ का, इसलिए ये क्या है? मार्केट्स हो जाते हैं फेल। अब देखो, इसलिए किसका होना जरूरी है? एलोकेशन करना जरूरी है, गवर्नमेंट का। तो जहां जहां मार्केट कमी छोड़ देता है, समझ रहे हो, मार्केट में क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है ना रियली में। सर मार्केट में क्या है? सर मोनोपोली पावर है, जिसकी वजह से साले जानबूझ के कम बनाते हैं और हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट इनको ठीक करेगी, इसलिए गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट का रोल इज टू रिप्लेस द प्राइवेट सेक्टर और टू कॉम्प्लीमेंट इट। क्या रोल है गवर्नमेंट का? उसको रिप्लेस करना है या उसे कॉम्प्लीमेंट करना है? कॉम्प्लीमेंट। सर रिप्लेस थोड़ा ना कर देंगे, समझ में आई मेरी बात? ये है। अब सुनो, तो गवर्नमेंट करेगी सर, अब कैसे करेगी गवर्नमेंट? देखना आप, ठीक है, इन गलतियों को कैसे ठीक करती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू ब्रिंग सोशल वेलफेयर। अब देखो, तो इसमें हम पढ़ेंगे वही वाली बातें फिर बोल रहा है। सर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? टू रिप्लेस इट और टू कॉम्प्लीमेंट इट। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? सर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? उसको रिप्लेस करना या उसे कॉम्प्लीमेंट करना? कॉम्प्लीमेंट करना। सर उसे रिप्लेस थोड़ी कर सकती है। आज अपन ये, अब ये घड़ी किसने बनाई है? जी शॉक, केसीओ, सब प्राइवेट सेक्टर ने बनाई है ना, गवर्नमेंट बनाएगी क्या फिर घड़ी? समझ रहे हो? आज ये एसी किसने बनाया है? प्राइवेट सेक्टर ने। गवर्नमेंट रिप्लेस कर सकती है क्या हर चीज में? हर चीज गवर्नमेंट बना के दे देगी फिर जनता को? फिर गवर्नमेंट सर उसको रिप्लेस थोड़ा ना कर सकती है। तो जहां वो कमी छोड़ रहा है बस उसको वो क्या करेगी? कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? अरे रिप्लेस करना या कॉम्प्लीमेंट करना? पढ़ाया था ना सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो रिप्लेस करते हैं। तो गवर्नमेंट रिप्लेस कर सकती है क्या प्राइवेट सेक्टर को? नहीं, वो उसे सिर्फ क्या कर सकती है? कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। तो यही बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? फिर क्या कह रहा है? सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन द मार्केट फेलियर अकर्स। ये जो अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने, ये मार्केट फेलियर ही तो था। मार्केट क्यों फेल हो जाता है? इन कारणों की वजह से। तो गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है इनको करेक्ट करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अरे मतलब इंपॉर्टेंट बात नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, ये है इंपॉर्टेंट।
ये वाली लाइन याद रखना, कॉम्प्लीमेंट वाली है ना। सर गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करती है, कैसे करेगी एलोकेशन फंक्शन, सुनना कैसे करेगी गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस प्रॉपर्टी राइट्स। क्या गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, प्रॉपर्टी राइट्स। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जेडीए वाले प्लॉट्स बेचती है गरीबों को, जो गरीब हैं उनके लिए कौन से प्लॉट्स बेचती है, जेडीए वाले प्लॉट्स, वो सस्ते होते हैं, समझ में आ गई, जिससे आम आदमी को भी क्या मिल जाए, घर मिल जाए, एक छत मिल जाए, समझ रहे हो। गवर्नमेंट एनफोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू लॉ एनफोर्समेंट एंड कोर्ट्स। गवर्नमेंट नाइंसाफी नहीं होने देती, क्या बनाती है सर, कोर्ट्स वोर्ट्स बनाती है। और साथ में करेक्टिव मेजर्स आर टेकन व्हेन एक्सटर्नलिटीज अफेक्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सर वो यमुना वाला एग्जांपल से याद रखो, आज इंडस्ट्रीज की वजह से वो यमुना हुई गंदी, आम आदमी पे परेशानी हुई, तो गवर्नमेंट ही तो साफ करती है इनको। फिर क्लीन गंगा मिशन, क्लीन यमुना मिशन, गंदी कौन करता है, आम आदमी, साफ कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। पैसे लगा रही है, करोड़ों करोड़ों लगा रही है रुपए, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है गंदा, साफ कौन करवा रहा है, गवर्नमेंट। आगे बस समझ में, तो एक्सटर्नलिटीज को करेक्ट कर रही है ना वो, समझ रहे हो। उन नदियों को साफ करने का खर्चा वो कौन बियर कर रहा है, गवर्नमेंट ही तो बियर कर रही है। अरे आए ना, देख लो आप, तो प्राइवेट सेक्टर के फैलाए हुए कचरे को, फैलाए हुए रायते को कौन समेट रहा है, गवर्नमेंट। तो एक्सटर्नलिटीज को भी करेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट। समझ में आया। एयर पोल्यूशन, वाटर, ये जो हो रहा है ये सब गवर्नमेंट ही ठीक करती है, फिर उसे और क्या करेगी, और कौन करेगा। अभी आप देखते हो दिल्ली के अंदर होता है दिवाली के टाइम पे वो बंद कर देते हैं, दिल्ली में पटाखे बैन कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या बहुत गंदे लेवल पे क्या हो जाता है, पोल्यूशन। 7-8 दिन तक स्कूल्स बंद हो जाते हैं। कौन बारिश करवाता है ऊपर से फिर वो, और वो जो केमिकल रेन और वो सब करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, कौन करवाता है, पैसे देके, गवर्नमेंट। देख लो, प्राइवेट सेक्टर के फैलाए हुए रायते को कौन समेट रहा है, उन एक्सटर्नलिटीज को कौन करेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट। समझ में आ गई। सर गवर्नमेंट प्रोड्यूस, फिर वो गुड्स जो प्राइवेट सेक्टर भूल जाता है, कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी मेरिट गुड्स, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री हॉस्पिटल, फ्री इंश्योरेंस। कौन दे रहा है, अरे बोलो, गवर्नमेंट दे रही है ना। आज हमारे देश में है या नहीं है फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन है, फ्री हॉस्पिटल्स है, फ्री इंश्योरेंस है। एक गरीब आदमी को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम्स है, एसएमएस है, और जाके देखो आपको पता लगेगा कि अगर गवर्नमेंट ना हो तो कितने गरीब लोग अपने इलाज से वंचित रह जाए। देखना कभी आप जाके, सही है। आदमी को कभी दुनिया देखनी है ना, कभी भी तुमको लगे बुरा तो जाके देखना, कभी अस्पताल के बाहर खड़ा हो जाना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हाउ मच क्या बोलते हैं, योर लाइफ इज गुड एंड हाउ मच देयर लाइफ इज बैड। अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो जाके देखिएगा, बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं लोग वहां पे। तो फ्री एजुकेशन और कौन दे रहा है सर, सरकार दे तो रही है ना। जहां कमी कौन छोड़ देता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो नहीं देगा ना फ्री एजुकेशन, वो तो नहीं खोल रहा ना फ्री के स्कूल्स, फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री इंश्योरेंस, फ्री पब्लिक पार्क्स। बनाएगा क्या प्राइवेट सेक्टर, नहीं बनाएगा। तो तुमको जाने देगा क्या उसके अंदर, नहीं जाने देगा। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वही तो है, गवर्नमेंट ऐसे अपना एलोकेशन फंक्शन कर रही है, वो प्रोवाइड करती है मेरिट गुड्स, जो कौन भूल जाता है देना, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेरिट गुड्स विच इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। सर डीमेरिट गुड्स को गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल। सर प्राइवेट सेक्टर तो कौन से गुड्स ज्यादा बनाएगा, लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, एसी, महंगी महंगी कार्स, समझ रहे हो। एसी क्या है, अंदर तो ठंडा करता है, बाहर तो गर्मी करता है। देश में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन होता है। गाड़ियां बढ़ रही हैं, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुपर कार्स, एवरेज तो कम है उनका, देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कौन कंट्रोल करेगा इसको, डीमेरिट गुड्स को गवर्नमेंट क्या करती है, फिर कंट्रोल करती है। समझ में आया। तो डीमेरिट गुड्स से गुटखा, शराब, कमाई तो खूब है उनमें, तो प्राइवेट सेक्टर खूब बनाता है। देख लो आप, जुबान केसरी, कितने एक्टर्स है उसमें, 4। इंडिया के काइंड ऑफ इतने बड़े एक्टर्स को एम्प्लॉय करना उस एडवर्टीजमेंट के लिए, और एडवर्टीजमेंट जब ये गुटके टाइप्स होता है तो ये एक्टर्स भी अपना अमाउंट 4-4 गुना मांगते हैं। क्यों, बोले यार बेइज्जती तो हो ही रही है, पैसे तो ज्यादा दे। समझ रहे हो। नॉर्मल जो देखो क्या होगा, अभी जैसे मान लो शाहरुख खान है, शाहरुख खान करता है, विमल का ऐड भी है, वो भी है, शाहरुख भी है। शाहरुख खान कपड़े का ऐड करेगा, पेप्सी का ऐड करेगा तो कंपैरेटिवली कम चार्ज करेगा। गुटके का करेगा तो वो भी 5 गुना पैसा मांगेगा, बोला इज्जत की तो फजीती करवा ही रहा हूं, पैसे तो पूरे दे।
सोचो गुटके बेचने वाला उन चारों एक्टर्स को ले रहा है एक एड के अंदर। जस्ट इमेजिन कितना पैसा दे रहा होगा सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे। लगाया आपने कभी? सोच लेना कभी 1500 1600 ज्यादा और ज्यादा करोड़ रुपए जा रहे होंगे, कम से कम 2000 करोड़ इन चारों एक्टर्स को सिर्फ एडवर्टीजमेंट का। कौन दे रहा है? गुटखा बेचने वाला। वो गुटखा 2-3 रुपए की चीज है। सोचो 2-3 रुपए 4 रुपए का गुटखा आता है, उसमें वो इतना कितना कमा रहा है, तो कमाता ही होगा ना। लेकिन सर गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे गुड्स को कंट्रोल करती है। कैसे? टैक्सेस लगा के। तो बाय पुटिंग अप मोर एंड मोर टैक्सेस ऑन दारू गुटखा इन सब पे लगाती है, इनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। समझ में आई मेरी बात? सिगरेट विगरेट महंगी हो गई, सारी चीजें है ना। कोविड से पहले अलग था, फिर महंगा हो गया। अभी भी लास्ट ईयर वो क्या नाम था उसका, निर्मला सीतारमन, so she had put more taxes on cigarettes, tobacco products and क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक, दारू। सर मैं तो इसमें महंगा कर दिया ना उसने इसको, देख लो आप। कोई दुख नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं तो ये चीजें वैसे भी दूर रहता हूँ इनसे। गलत चीजें दुनिया में अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तभी तो खत्म करने पे लग रहा हूँ मैं। मैंने कहा दुनिया यूज करके खराब हो जाएगा। आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग इट। खत्म करना जरूरी है। चलो, सो गवर्नमेंट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट। फिर से रिपीट कर रहे हैं दूसरी बार कि गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। काय के लिए? उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट का रोल रिप्लेस करना नहीं है, रिप्लेस कर भी नहीं सकती वो प्राइवेट सेक्टर को। वो सिर्फ क्या उससे कर सकती है? कॉम्प्लीमेंट। जहां वो कमी छोड़ रहा है उसे पूरा कर सकती है। और बस सुन लो, बस खत्म होने वाला है। सर गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेगी? देखो गवर्नमेंट बजट बनाती है। मैंने क्या कहा था? बजट। बजट में क्या डिसाइड करती है? सुनो, हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी चीजों पे ज्यादा लगाए, कौन सी चीजों पे टैक्स लगाए, कौन सी पे ना लगाए। समझ रहे हो? हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड। हाउ गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंड। बजट में और क्या देखती है गवर्नमेंट? कि कैसे सरकारी रेवेन्यू से खर्चे हम करेंगे, कहां कहां खर्च करेंगे, क्या क्या बनाएंगे। डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज को बांटेंगे अमंग वेरियस यूजेस। ऑप्टिमम रिस्क ऑफ ऑप्टिमम मिक्स ऑफ सोशल गुड्स, पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। ये तीनों गुड्स समाज की जरूरी होती है। सुनना, सोशल गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, भूलना मत ये वर्ड। सोशल गुड्स इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? पब्लिक गुड और मेरिट गुड। आपको एक चीज बता रहा हूं, ढंग से सुनना। लोग समझते हैं सेम ही होते हैं, सेम नहीं होते हैं। मेरिट गुड्स तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं बनाता है, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, जीरो। लेकिन पब्लिक गुड्स, कुछ गुड्स पब्लिक गुड्स वाले बनाता है, लेकिन इसके अंदर भी उसको क्या है, इसमें वो पैसे ठीक से चार्ज नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, कम बनाता है। तो ये बनाता है लेकिन कम बनाता है। और ये बिल्कुल नहीं बनाता है। भाई वो क्यों बनाएगा? फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल बनाएगा क्या वो? नहीं, समझ, वो नहीं बनाएगा। अब सुनना, रुक जाओ। रीएलोकेशन, अच्छा सुनो एक और, लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। फर्जी बात है मतलब ये। अब आ जाओ इधर, ये है मेन, लास्ट है, खत्म है फिर आपका टॉपिक। ये एलोकेशन फंक्शन चल रहा था सिर्फ। हाँ भाई, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एलोकेशन, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत ही आसान, लेकिन वो पढ़ोगे तो ही तो आसान रहेगा ना। लो देखो, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एलोकेशन, बस देखो। तो पहला क्या है सर? गवर्नमेंट यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन। पहला सर, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। कुछ गुड्स जो कौन छोड़ देता है? प्राइवेट सेक्टर। कौन बना देगा? गवर्नमेंट। हो जाएगा ना एफिशिएंसी, सही है सर। इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट सेक्टर तो ध्यान नहीं देगा, गवर्नमेंट दे देती है, तो इससे देश में क्या जाती है? एफिशिएंसी। एक और बात सर, मार्केट इनएफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था इम्परफेक्ट मार्केट होता है, हाई प्राइस चार्ज करी जाती है और जानबूझ के क्वांटिटी कम बनाते हैं, आउटपुट। सर गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक करती है? ऑल्टरिंग द मार्केट प्राइसेस थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जिस चीज को महंगा बनाना है तो टैक्स लगा देती है, डीमेरिट गुड्स है तो। अच्छा, उसे अगर उसे एनकरेज करना है तो सब्सिडी दे देती है। देख रहे हो, आम आदमी भी खरीद पा रहा है, आज सोलर लगा पा रहा है, ईवी खरीद पा रहा है, सब्सिडी दे रही है सरकार। इन्फ्लुएंस थ्रू इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव। जिन्हें प्रमोट करना हो उस पर इंसेंटिव देती है, जिसे डिमोट करना हो, जिन गुड्स को कम करना हो उसे डिसइंसेंटिव देती है। दारू गुटखा इन सबको महंगा करे जा रही है ताकि वो डिस्करेज हो जाए। सर गवर्नमेंट और क्या बनाती है? लेजिस्लेशंस, कई चीजों को कानून बनाती है, बैन कर देती है, जैसे कई जो बहुत ज्यादा हानिकारक चीजें उनको बैन कर देती है। कंपटीशन पॉलिसीज बनाती है, मर्जर पॉलिसीज बनाती है। मर्जर पॉलिसीज बनाती है, क्या मर्जर होना चाहिए? क्या ज्यादा मर्जर होंगे तो मोनोपोली नहीं बन जाएगी? ज्यादा सोचो, 4 कंपनीज है, चारों मर्जर कर ले तो ये तो मोनोपोली हो गई, फिर तो कस्टमर्स के साथ क्या करेंगी वो?
ना इंसाफी। तो गवर्नमेंट इन चीजों को कंट्रोल करती है, मर्जर वर्जर को भी नजर रखती है पूरी। रेगुलेटरी एक्टिविटीज, लाइसेंसिंग, मिनिमम वेजेस। सर गवर्नमेंट देखो, अच्छा दारू का ठेका खोल सकते हो क्या आप इजीली? नहीं, क्या लेना पड़ता है? तो गवर्नमेंट इन चीजों को कंट्रोल करती है, समझ रहे हो, है ना। मिनिमम वेजेस, सर गरीब के लिए भी तो प्रोवाइड कर रही है ना मिनिमम वेजेस एक्ट, समय समय पर उसको रिवाइज करती रहती है कि एक मिनिमम आदमी को एक मिनिमम वेजेस कितनी मिलनी चाहिए गरीब आदमी को, समझ रहे हो। पहले 250 रुपए था, फिर 500 600 कर दिया, तो ऐसे करके बढ़ाती रहती है गवर्नमेंट, समझ रहे हो। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, सर सरकार ने बहुत सारे ऑफिसेस खोले हुए हैं, जेडीए वेडीए उन सब से वो इन चीजों को संभालती है। और लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज, मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मेनली तो वही थे ऊपर वाले, ये चीजें गवर्नमेंट करती है। इससे गवर्नमेंट क्या करती है? एलोकेशन करती है। जहां कमी कौन छोड़ देता है, वहां कौन पूरा कर देती है? तो ये हो गया खत्म। कल पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन और वो वाला लास्ट वाला।